साथियों नमस्कार। जय छठी मैया। साथियों, हमारी तरह आप सब भी छठ पर्व के आयोजन में, अगर आपके घर में छठ का व्रत पूजन नहीं भी होता तो अपने साथियों, पड़ोसियों, परिचितों के साथ छठ की परंपरा के निर्वहन में आप सब भी लगे होंगे। और मंगलवार को उषा अर्घ्य यानी छठ के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन काफी ज्यादा देश भर में छठ की गहमागहमी देखी गई। राष्ट्रपति भवन में जहां कभी रोजा इफ्तार और चादरें चढ़ाने के अलावा और कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती थी, वहां भव्य छठ का आयोजन किया गया घाट बना करके, जिसमें वहां के जो तमाम कर्मचारी और उनके परिवार हैं, केवल वही नहीं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी छठ व्रत किया और अर्घ्य दिया। इसके साथ ही ऐसे ऐसे स्थानों से छठ के दृश्य आ रहे हैं, विदेशों से तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा देश के अलग अलग कोने में आपने देखा, और दिल्ली में तो बहुत ही भव्य इसका आयोजन रहा। लेकिन इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि इसमें राजनीतिक अभी गहमा गहमी का समय है। बिहार चुनावों ने राजनीतिक माहौल को एकदम से बहुत ही हॉट और बहुत ही हैपनिंग ऐसा बना दिया है। तो मंगलवार का दिन उत्सव, त्योहार, श्रद्धा, उपासना का दिन तो था ही, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एक अच्छी खबरें लेकर नहीं आया। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं कि क्यों कांग्रेस के लिए कुछ चिंता का कारण है। अब ये नहीं पता कि कांग्रेस का नेतृत्व इन चिंताओं को लेकर, उसको कोई इन विषयों को लेकर कोई परवाह है या नहीं, लेकिन देखने में पहली दृष्टि में ऐसा लगता है। सबसे पहली बात, आज काफी नेगोशिएशन, आप जानते हैं, काफी मान मनव्वल, काफी तनाव और काफी उतार चढ़ाव के बाद आज आखिरकार राजद के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र है उसको जारी कर दिया। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी अकेले थे, उसमें कांग्रेस, सीपीएमएल और दूसरे जो सहयोगी हैं उनकी सहभागिता थी, उनके नेता थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रहा था तो वो पवन खेड़ा जैसे लोग, जो कहीं भी पार्टी की प्रथम पंक्ति, अगली पंक्ति में नहीं है। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं थे। अब ये तब हुआ है जब हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल चुनाव में प्रचार करने को तैयार नहीं थे, घर बैठे थे, और कांग्रेस जो कि अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की स्ट्रेटेजी में और जंगल राज और लालू राज की जो छवि है उससे दूरी बनाने की छवि में, और कहीं जो यादवों के खिलाफ एक गोलबंदी अन्य जातियों में होती, ये सब कुछ देखते हुए कांग्रेस नहीं चाहती थी तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे ऑफिशियली ऐलान किया जाए। हालांकि सब जानते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो और कौन होगा। लेकिन कांग्रेस की एक नहीं चली, राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा और तेजस्वी यादव का नाम घोषित हुआ, अशोक गहलोत को आकर करना पड़ा। अब तेजस्वी यादव भारी पड़ गए हैं और उनकी बारी है कांग्रेस को औकात दिखाने की। अगर आप सब गौर करें तो गठबंधन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई घोषणा पत्र को लेकर, उसमें कांग्रेस के कोई बहुत दिग्गज पहली पंक्ति के स्टॉलवर्ट नेता तो नहीं ही थे। राहुल गांधी का उस बैनर पे, जो घोषणा पत्र का बैनर लगा था मंच पर, एक टिकट साइज इतना सा फोटो लगा हुआ था। चलिए इसको भी छोड़ दें। घोषणा पत्र में कहा गया तेजस्वी प्रण। सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने एक ऐसा गठबंधन जिसको लोग महागठबंधन कहते हैं, ग्रैंड अलायंस, उस महागठबंधन के घोषणा पत्र को अपने नाम से ब्रांड कर दिया, अपने नाम से उस पर अपना ठप्पा लगा दिया
और ये साबित कर दिया कि महागठबंधन भले ही नाम हो, ये तेजस्वी गठबंधन है और यहां केवल एक आदमी है जो नेता है। अब कांग्रेस को विचार करना है कि इस गठबंधन में उसकी क्या हैसियत है। चलिए बिहार से बाहर निकलते हैं। साथियों, एक बहुत दिलचस्प स्थिति निर्माण हुई है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो बड़ा ही एक दिलचस्प बैकग्राउंड है, जिसमें आप प्रथम दृष्टया देखें तो राजनीति जैसी कोई बात कहीं होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन खूब राजनीति हो रही है। और वो मुद्दा है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का। आप सब जानते हैं कि असम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान हो चुका है और उस पर काम भी शुरू हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस कई बार रोना धोना मचाती रही है कि ये सेमीकंडक्टर का प्लांट तो कर्नाटका में लगना चाहिए था, असम में तो इसका कोई इकोसिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इस तरह की बातें, और हमारा हिस्सा काटा गया वगैरह। लेकिन यहां तक तो फिर भी बात समझ में आती है। इस बार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बड़बोले प्रियांक खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पुत्र भी हैं और वहां आईटी के मिनिस्टर हैं कर्नाटक के सरकार में, प्रियांक खड़गे ने सेमीकंडक्टर प्लांट के बहाने सीधे सीधे असम के जो यूथ हैं, असम के युवाओं के टैलेंट, उनकी प्रतिभा और उनकी काबिलियत पर उंगली उठाई और इस तरह से सेमीकंडक्टर के प्लांट पर अपनी बात कहने की कोशिश की। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। प्रियांक खड़गे ने जो कहा सो कहा। वहां गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के सबसे बड़े और सबसे जाने माने नेता हैं, कांग्रेस का चेहरा है असम के, उन्होंने प्रियांक खड़गे के बयान को रिपोस्ट भी कर दिया। और इसके बाद हिमंत बिश्व शर्मा का मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने जम करके प्रियांक खड़गे को लताड़ा और यह मुद्दा काफी बड़ा हो गया है। अब इस मुद्दे पर दोनों तरफ से तकरार चल रही है। सीधी सीधी बातें, कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रियांक खड़गे की सफाई यह है कि उनके शब्दों को गलत रूप में पेश किया गया, वो युवाओं पर कोई सवाल नहीं कर रहे थे। हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि तत्काल असम के सभी लोगों से माफी मांगे। ये एक बात थी, लेकिन सबसे रोचक और शायद वो मुद्दा जिसकी गूंज, जिसकी का जो असर है वो सबसे दूर तक जाएगा, वो मुद्दा है आज कर्नाटक के अदालत में जो कुछ भी हुआ। तो ये कर्नाटक का अदालती मामला क्या है साथियों, थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दरअसल है क्या साथियों कि प्रियांक खड़गे, फिर वही प्रियांक खड़गे, उन्होंने एक युद्ध छेड़ रखा है आरएसएस के खिलाफ। शायद उन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में वो कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धरामैया की आयु काफी हो गई है और अब इसके बाद शायद उनका मुख्यमंत्री बनना तो संभव नहीं ही है। और इसलिए प्रियांक खड़गे अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सेकुलर खेमे में हर रोज आरएसएस पे कोई ना कोई पंगा लेते रहते हैं। इस बार उन्हें बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो काफी आगे बढ़ गए, एक सीमा पार कर गए। उन्होंने बार बार चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को एक आदेश पारित करवा दिया कि कर्नाटका में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट संस्था जो सार्वजनिक स्थल है, पार्क है, कोई खुला ग्राउंड है, कोई स्कूल कॉलेज का ग्राउंड है, आप जानते हैं साथियों, तमाम तरह के संस्थान परमिशन लेकर के ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम किया करते हैं। और जब तक किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, कोई किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात ना हो, तो कोई इस पे आपत्ति नहीं करता। उन्होंने ये ऑर्डर पारित करवाया। कहने को तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा दी गई, लेकिन सबको पता है कि ये आरएसएस के खिलाफ ये आदेश पारित करवाया गया था। सिर्फ कानूनी उससे बचने के लिए उन्होंने नाम नहीं दिया। उन्होंने खुद अपने बयान में भी ये कहा था कि आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं और हम सार्वजनिक स्थलों पर उनको अपनी शाखा और कोई कार्यक्रम
करने के लिए हम इजाजत नहीं देंगे। अब हुआ यूं कि कई जगह पे शताब्दी वर्ष को लेकर के आरएसएस के कई जगह पे सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित थे। इसमें से एक कार्यक्रम ऐसा भी था जिसमें उन्होंने अगले दिन कार्यक्रम होना था, लेकिन इस आदेश का हवाला देकर पुलिस और प्रशासन ने एक दिन पहले ही सारे बैनर और झंडियां और सब उखाड़ करके फेंक दिया। बहरहाल ये आदेश 18 अक्टूबर का था और इसके बाद हुआ यो कि एक पुनश्च चैतन्य सेवा संस्थान, इस नाम से एक सामाजिक संगठन है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज से जुड़े वेलफेयर और समाज सेवा का काम करता है। उस संगठन ने अपने कार्यक्रम का हवाला देकर इस आदेश को अदालत में चुनौती दी और कहा कि इस तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, इससे लोगों को अपने सामाजिक और कल्चरल जो गतिविधियां हैं उनको करने में बहुत दिक्कत आ रही है और ये लोगों के एक मौलिक अधिकार को दबाने, उसको सीमित करने का प्रयास है। खैर, वो मामला आगे चल के कर्नाटका हाई कोर्ट में गया और मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही कर्नाटक सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब क्या कहा है अदालत ने? अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) जो आप सब परिचित हैं, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में जो एक मौलिक अधिकार है लोगों के पास अपनी संस्था चलाने का, अपनी गतिविधियों को चलाने का, जब तक कि उस पर किसी तरह का कोई ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ना हो, तो लोग इसको एक दबाने और इसको सीमित करने और डराने का प्रयास है ये आदेश। इस तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। ये अंतरिम रोक है क्योंकि मामले की सुनवाई अभी आगे भी चलेगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस स्टे ऑर्डर, इस रोक से कर्नाटक सरकार को जबरदस्त झटका लगा है और एक हफ्ते के अंदर उनकी हवा निकल गई है। तो जैसा हमने पहले ही कहा था साथियों, चाहे बिना सोचे समझे किसी राज्य, यानी इस केस में असम की बात है, बिना सोचे समझे किसी राज्य के लोगों को, युवाओं को उल्टा सीधा उस पर सस्ती टिप्पणियां करना, आरएसएस को मैं ये अपने सेकुलर जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना कानूनी पक्ष को देखे इस तरह का ऑर्डर पारित करवा के अपने सरकार की और मुख्यमंत्री की किरकिरी करवाना और अपने राजनीतिक एलाइज के सामने, अपने नेतृत्व और सूझबूझ की कमी के चलते अपने ही एलाइज के सामने शर्मिंदा होना, झुकना, यही इस समय कांग्रेस में चल रहा है। यही कांग्रेस में परिपाटी बनती जा रही है। क्या होता है देखते हैं। कर्नाटक पर जरूर नजर रखिएगा और आपको हमारे विश्लेषण, हमारे विचारों पर जो भी कहना है खुलकर हमसे साझा करिए। फिलहाल आज के लिए नमस्कार, जल्द मिलेंगे।